नमस्कार दोस्तों। चलिए, आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि प्रेपोजिशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और प्रेपोजिशन का आज लेक्चर 5th आप लोगों के सामने रहेगा। ठीक है, लेक्चर 5th है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस से आप ये देख रहे हो कि जो भी लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसमें मैं कोई ना कोई मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए रखता हूं। ठीक है, और उस सेंटेंस की हेल्प से हम लाइफ में जो कुछ जरूरी चीजें हैं वो हम समझते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहले भी हर लेक्चर में मोटिवेशनल कोट मिलती रही है। आज के इस लेक्चर की जो मोटिवेशनल कोट है वो आपके सामने है। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है कि सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डोंट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज। यानी कि कहने का मतलब है आपने कोई भी सक्सेसफुल पर्सन देखा होगा और साथ में अनसक्सेसफुल कुछ लोगों को भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बताया जाता है कि वो वेरी नहीं करते हैं, डिफर नहीं करते हैं, यानी कि डिफरेंट नहीं होती है। क्या डिफरेंट नहीं होती है उनमें? देयर एबिलिटीज। ठीक है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों टाइप के पर्संस की जो एबिलिटीज होती है वो सिमिलर ही होती है। ठीक है, फर्क नहीं होता है, वो उसमें वैरी नहीं करते हैं, डिफर नहीं करते हैं। जिस चीज में मेन वो डिफर करते हैं, जो वैरी करते हैं, क्या डिफरेंट होता है दोनों में? सक्सेसफुल पर्संस में क्या अलग होता है कंपैरिजन में किसके? अनसक्सेसफुल पर्सन के। दे वैरी इन देयर डिजायर्स। ठीक है, वो डिफर करते हैं डिजायर्स में, इच्छाओं में डिजायर जो है डिजायर्स में वेरी करते हैं टू रीच देयर पोटेंशियल। यानी कि दोनों टाइप के जो पर्संस की जो डिजायर्स होती है ना, उसकी जो पोटेंशियल होती है, जो पावर होती है, उसमें डिफरेंस हुआ करता है। कहने का मतलब जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी जो डिजायर होती है कोई भी गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने की, वो डिजायर्स की जो पोटेंशियल, जो पावर होती है वो ज्यादा पावर में होती है। उसके कंपैरिजन में जो अनसक्सेसफुल पर्सन जो होते हैं उनकी जो डिजायर्स होती हैं और डिजायर्स की जो पावर होती है वो जो है कंपैरेटिवली लेस रहा करती है। तो मेन मैटर कहीं ना कहीं करता है कि आपकी जो डिजायर है, जो आप पाना चाहते हो, जो आपका टारगेट है, मोटो है, गोल है, वो तो डिजायर सबकी होती है। हर पर्सन कोई ना कोई डिजायर रखता है, लेकिन आपकी जो डिजायर्स की जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तभी आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आपने मुकाम अपनी लाइफ में सेट किया हुआ है, जो भी गोल आपका है, टारगेट आपका है, आप उसके लिए जो आपके डिजायर्स हैं उसको पोटेंशियल में लेके आए, उनको पावर दें। ठीक है, उनको आप एक तरीके से ये कह लीजिए कि आप उसको जो है एक फायर पे लेके आना है। ठीक है, उसमें एक तरीके की आग होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, कसक होनी चाहिए। ठीक है, और यदि एक जिस भी दिन वो आ गई, ठीक है, वो पोटेंशियल जिस दिन आपके डिजायर में आ गया, तो आप पाओगे जो भी आपका टारगेट है वो आपके जो है नजदीक आपको मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं आपसे कि जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर हैं, उन डिजायर्स में आप जो है पावर लेके आए। ठीक है, और पोटेंशियल लेके आए। जॉन मैक्सवेल का ये कोट है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में ये लेक्चर नंबर 5, राइट? प्रेपोजिशन में लेक्चर नंबर 5 आज की क्लास में आप लोगों के सामने रहेगा। प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हम बात कर रहे थे। मेनली ट्रांजिटिव वर्ब्स की एक पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई थी। यह भी बताया गया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है मेरे भाई, वो प्रेपोजिशन प्लस, ठीक है, वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मिलके बनती है इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई प्रेपोजिशन एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, और
एरर बनती है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशंस देके आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस बनते हैं, एरर बना करती हैं, वो चीजें आप लोग समझ गए हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, उसी को आज की क्लास में भी आगे बढ़ाएंगे और ऑलमोस्ट इसको डन कर दिया जाएगा। वर्ब्स का जो पैटर्न मैं बता रहा था, आज हम इस जो है इस लेक्चर में जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशंस का जो केस होता है, जो आपने समझा है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक सेंटेंस मैं आपको कह रहा हूं, एक सेंटेंस है, the current economic situation parallels। ये पैरेलल नाम की वर्ब, इसको भी आप उसी वर्ब्स की लिस्ट में नोट कर सकते हैं। ये वर्ब भी जो है उसी कैटेगरी में आया करती है। पैरेलल्स टू that of the 1920s, ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। ठीक है, मैंने कहा द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पैरेलल्स टू दैट ऑफ द 1920s, यानी कि जो करंट वर्तमान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पैरेलल है, समानांतर है किसके, दैट ऑफ द 1920s, यानी कि 1920 की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसके पैरेलल होती है करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। राइट, इस सेंटेंस में देखो जरा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन नाम का ये वर्ड सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। राइट, ठीक है, पैरेलल्स वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिचुएशन की बात, वो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब सिंगुलर आपकी आ गई है, पैरेलल्स नाम का वर्ड। राइट, इसके बाद एक प्रेपोजिशन आप लोगों को गिवन कर रखी है, प्रेपोजिशन है टू, और ये दैट ऑफ द 1920s। दैट ऑफ का मतलब है जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, कहां की, 1920 की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी वो बात कर रहा है। अब ये दैट ऑफ द 1920s नाम का वर्ड, ये बेशक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ड का रिप्लाई हो सकता है। यदि ये वर्ड का रिप्लाई है, इट मींस ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और यदि ये दैट ऑफ 1920s नाम का वर्ड जो है ये वर्ड का रिप्लाई नहीं हुआ तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाया करता है। ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लिए लेते हैं। जैसे ही मैं व्हाट से क्वेश्चन करूंगा, व्हाट डज द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पैरेलल, ठीक है, यानी कि जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पैरेलल, क्या पैरेलल करती है। ठीक है, तो रिप्लाई मिला द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पैरेलल्स दैट ऑफ 1920s, यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ 1920s। तो इट मींस ये वर्ड का जब रिप्लाई हो गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कैसी बनी है, बेशक ट्रांजिटिव वर्ब बनी है। और हम जान रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में प्रेपोजिशंस का यूज नहीं किया करते हैं। प्रेपोजिशन टू को हमने सेंटेंस में से ड्रॉप कर दिया। जैसे ही अप्लाई किए तुरंत आप लोगों का सेंटेंस जो है ओके हो गया है। पैरेलल नाम की वर्ब, ये वर्ब भी आपके लिए जान लें उसी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है जिसको मैंने बताया है, ट्रांजिटिव वर्ब्स की जो लिस्ट आप लोगों को मैंने दी थी उसी में ये वर्ब भी ऐड हो जाएगी, पैरेलल करके वर्ब। हालांकि मैंने उस टाइम पे आप लोगों को नहीं लिखवाया था, तो आप इसको भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द इकोनॉमिक्स ऑफ 1920s आर पैरेलल्ड बाय, द करंट इवेंट्स।
ये एक सेंटेंस मैंने आपको अवेलेबल किया है। मैंने कहा द इकोनॉमिक्स ऑफ 1920s आर पैरेलल्ड बाय द करंट इवेंट्स, ठीक है, यानी कि जो 1920s की जो इकोनॉमिक्स है उनको पैरेलल किया जाता है बाय करंट इवेंट्स, जो करंट इवेंट्स है उससे उनको पैरेलल किया जाता है। अब इस सेंटेंस में देखो, सबसे पहले तो ये द इकोनॉमिक्स नाम का वर्ड नाउन है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और ये 1920s नाम का वर्ड ये भी नाउन है। और जिसमें ये फर्स्ट नाउन जो है ना, इकोनॉमिक्स नाम का वर्ड, मैं आपको बता दूं ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि यहां पे जो इकोनॉमिक्स नाम का वर्ड है बेशक वो किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट ना करके जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल जो एक डेटा है उसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और नाउन ऑफ नाउन के केस में जो वर्ब आती है वो इसी प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब क्या आई है, आर का हमने यूज कर दिया है। और एक बात और देखो, ये पैरेलल्ड नाम का वर्ड V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। रीजन बिहाइंड कि ये जो सेंटेंस है ना, बेशक ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस आप लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे कि पैसिव वॉइस में कैसे है, क्योंकि द इकोनॉमिक्स ऑफ 1920s, ये पैरेलल करने का काम इकोनॉमिक्स ना करके डूअर कौन है यहां पे, बेशक ये करंट इवेंट्स नाम का वर्ड, ये सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये डूअर है। तो जब सब्जेक्ट डूअर ना हो तो सेंटेंस आप लोगों का पैसिव वॉइस में हो जाया करता है, ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन ये देखो, पैसिव वॉइस में ये पैरेलल्ड नाम की वर्ब का यूज किया गया है। अब हमें पता है कि जब पैरेलल वर्ब नाम की ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उन्हीं को पैसिव वॉइस में बदला जाता है, जैसा कि ये सेंटेंस आपको मिला हुआ है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही पैसिव वॉइस पॉसिबल हो सकती है, इस बात को भी आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव देयर पैसिव, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही पैसिव वॉइस हुआ करती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट हैव देयर पैसिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती। रीजन उसके पीछे का है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं आते तो पैसिव वॉइस में बदलते टाइम जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप सब्जेक्ट किसी को बना नहीं पाओगे। दैट्स वाई इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है, तो जब ट्रांजिटिव वर्ब किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दे रखी हो तो उसको पैसिव वॉइस बनाते टाइम जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाया करता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस पॉसिबल हो जाती है। उसके ऑपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो डोंट हैव देयर पैसिव। समझ में आती है? एकाध कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनकी एक स्पेशल मेथड से आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मेक श्योर कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट हैव देयर पैसिव। लेकिन देखो, ट्रांजिटिव वर्ब में जो ट्रांजिटिव वर्ब थी पैरेलल, उसको जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो जो सब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी, वो ऑब्जेक्ट तो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है ना, जो सब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके ये प्रेपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट हुआ करता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस में ये जो वर्ब हो जाती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ करता है हमेशा, ठीक है। पैसिव वॉइस के अंदर किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब यदि नहीं दे रखी है तो। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको कह रहा हूं, एक सेंटेंस में कह रहा हूं कि माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ रिस्ट वॉच। ये सेंटेंस देखो जरा, कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। क्लास के बाद करता हूं बात दादा ना, हेलो, क्लास के बाद करता हूं भाई बात, है ना। हाँ, ये सेंटेंस देखो भाई, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ रिस्ट वॉच।
इस सेंटेंस में चेक करो, गिफ्टेड नाम का ये वर्ड नेचर में क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले ये माय फ्रेंड नाम का वर्ड नेचर में सब्जेक्ट है। अब मी जो है, ये मी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और रेस्ट वॉच नाम का ये वर्ड, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है whom का रिप्लाई हुआ करता है। कैसे क्वेश्चन किया, whom did my friend gift a wrist watch? whom did my friend gift a wrist watch? यानी कि मेरे फ्रेंड ने किसको गिफ्ट किया रिस्ट वॉच, तो रिप्लाई मिला my friend gifted me a wrist watch। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, what did my friend gift me? मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया, तो my friend gifted me a wrist watch। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमेशा पहले आया करता है, क्योंकि जो मेन फोकस होगा, जब दो दो ऑब्जेक्ट दे दिए जाए ना, तो जो प्रायोरिटी हम देते हैं, जो प्रेफर जिसको हम करते हैं, वो लिविंग जो ऑब्जेक्ट होता है, जो लिविंग एंटिटी को बताता है, किसी पर्सन को जो बताता है, पहले प्रेफरेंस उसको मिलता है कंपैरेटिवली किसी नॉन लिविंग आइटम के, ठीक है। नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो बाद में आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके पहले आया करता है। ये एक सीक्वेंस हुआ करता है। किसी भी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट यूज करने हो तो उनको एक सीक्वेंस में यूज करने का एक मेथड आपके सामने मैंने बताया। अब देखो, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये जो वर्ब हो गई, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, डाई ट्रांजिटिव, राइट। अब देखो, अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो मी जो है ये ऑब्जेक्ट, ये तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज गिफ्टेड, ठीक है। हमें पता है आई वॉज गिफ्टेड बी बेस वर्ब की फॉर्म के साथ ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और क्योंकि डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी, तो एक ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, लेकिन एक ऑब्जेक्ट अभी भी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज गिफ्टेड अ रिस्ट वॉच, अ रिस्ट वॉच बाय माई फ्रेंड, बाय माई फ्रेंड। ये सेंटेंस मैंने लिखा। इस सेंटेंस में देखो, ये आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, रिस्ट वॉच नाम का ये वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और व्हाट का रिप्लाई है। एक ऑब्जेक्ट जो था ये सब्जेक्ट बन गया, लेकिन दो दो ऑब्जेक्ट थे तो एक ऑब्जेक्ट अब भी रह गया। तो यहां पे तो गिफ्टेड नाम की वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट बनने के बाद एक ऑब्जेक्ट अब भी बच गया। और ये माय फ्रेंड नाम का वर्ड, ये समझ लो जो सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस का, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बना करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके जो प्रेपोजिशन हुआ करती है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाया करता है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में आप लोगों को वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट सिर्फ तब मिलता है जब एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस में डाई ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी हो, यानी कि दो दो ऑब्जेक्ट जब आप लोगों को दे दिए जाएं, तो ही पैसिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलने के चांसेस होते हैं और वर्ब ट्रांजिटिव हुआ करती है। लेकिन मैं कहूं आई सैंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में आई सैंग ए सॉन्ग, सैंग वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। हमें पता है जो है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसको सेंटेंस में हम कहेंगे ए सॉन्ग वॉज संग, ए सॉन्ग वॉज संग बाय मी। अब यहां पे देखो, ये जो आई सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट तो बना, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाया करता है। और ऐसी कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में एक ही ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पैसिव वॉइस के अंदर ये जो वर्ब बन जाती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। और वही मैंने कहा, क्योंकि ये पैरेलल्ड नाम की वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है, तो जो सब्जेक्ट था वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके किसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाया करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों को यह बताया है कि पैसिव वॉइस में वर्ब ट्रांजिटिव सिर्फ कब मिल सकती है, तो उसके पीछे का रीजन है कि जब एक्टिव वॉइस के अंदर
आप लोगों को जो वर्ब दे रखी है, यदि वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिस वर्ब के बाद में आप लोगों को दो दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों, और दो दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं यदि आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में, तो एक ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन अभी भी एक ऑब्जेक्ट बचा रह गया, तो ही पैसिव वॉइस में यदि एक्टिव में कोई डाई ट्रांजिटिव है तो वो पैसिव वॉइस में भी ट्रांजिटिव बनी रहती है। लेकिन यदि एक्टिव वॉइस में मोनो ट्रांजिटिव है, यानी कि उसमें एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो तय है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, तय है ये बात। और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट तो बनेगा, लेकिन वर्ब का ना बन के प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना करता है, हमेशा बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ करता है वो। तो एक ही ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन चुका, सब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पैसिव वॉइस में मोनो ट्रांजिटिव वर्ब को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर की जाती है, क्योंकि उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रेपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट हुआ करता है। ये बात हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई भी होंगी। ठीक है, तो और कुछ वर्ब्स देखते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, those who blame on others never succeed in their life. Those who blame on others never succeed in their life. एक सेंटेंस ये आपके सामने है, चीजों को ध्यान से समझना भाई। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस पहले भी आप लोगों को बताया था, एक मोटिवेशनल कोट मैंने दी थी, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। ठीक है, जब राहें मुश्किल हो तो मंजिलें आसान हो जाया करती हैं। ठीक है, किसी मिलिट्री के किसी ऑफिसर ने कहा है कि जो सोल्जर्स, ठीक है, जो सोल्जर्स ट्रेनिंग के टाइम के दौरान ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो उतना ही कम खून जो है बैटलफील्ड में, यानी कि जो रणभूमि होती है उसमें कम खून फिर वहां पे बहा करता है। तो सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी अप्लाई होती है भाई। यदि आप जो क्लासरूम है उस क्लासरूम में मेहनत ज्यादा कर लोगे, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे, तो इतना ही जो है कंफर्टेबली आप लोग एग्जाम के अंदर कंडक्ट करोगे और उसमें बहुत अच्छे से डील कर ले जाओगे। ये डिपेंड आप पे करता है कि पहले आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आज की मेहनत आप लोगों को कल के लिए रास्ता तैयार कर देती है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि जो पर्सन आज एक्सपर्ट हैं वो कभी ना कभी बिगिनर रहे हैं। तो मैटर ये करता है कि जब आप बिगिनर होते हो तो तब चीजों को कितनी शानदार तरीके से आप डील करते हो। ठीक है, मैटर ये किया करता है। ठीक है, आज की मेहनत, ठीक है, कल के लिए आप लोगों के सिलेक्शन की वजह बनेगी। आज जितनी मेहनत करोगे उतना ही बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। बेशक मैं अपनी तरफ से कोई कसर क्लासरूम में नहीं छोड़ता हूं, कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सब कुछ बहुत प्लान्ड चीजें मैं आप लोगों को अवेलेबल कराता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं। साथ के साथ आप लोगों का भी कोऑपरेट करना बहुत जरूरी बना रहता है। आप मेहनत करेंगे तो आपको तो बेनिफिट होना ही होना है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट आपको तो जाएगा ही जाएगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट उसके टीचर को भी जाया करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो टारगेट होता है ना, मेरा जो टारगेट होता है वो कभी भी ये टारगेट होता ही नहीं कि मेरे स्टूडेंट मुझे 2, 4, 5, 10 महीने या 1-2 साल तक याद रखे। नहीं, छोटा टारगेट मेरा लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक है, मैं हमेशा बड़े टारगेट के साथ ही अपनी लाइफ में चलता हूं। मेरा मानना है कि मेरे स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के हसीन 60 सालों में मुझे याद रखें, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप लोगों की कोई डिजायर्ड जो जॉब है वो आपको मिल जाए, या फिर मेरे पढ़ाए हुए इस कंटेंट की वजह से आपके लाइफ में कुछ यदि अच्छा होता है तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो दैट्स वाई, क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है तो मैं उसके लिए काम भी करता हूं। मैं
अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करता हूं और पूरी कोशिश मेरी रहती है कि बेहतर से बेहतर मैं आप लोगों को चीजें अवेलेबल कराता रहूं। ठीक है, तो बने रहें और जो है पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, शेयर भी करते रहें इन चीजों को, जो भी आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ओके, ब्लेम नाम की ये वर्ब है, ये ब्लेम नाम की वर्ब आप चेक करोगे तो उसी लिस्ट में आपको ये मिल जाएगी। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हु के एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के तौर पे कभी भी दे का यूज ना करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम दोज का यूज किया करते हैं। ये जो प्लूरल प्रोनाउन है ये हमेशा जनरल को रिप्रेजेंट करता है, जनरल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। दोज का मतलब है चाहे कोई भी है, इस दुनिया का हर एक इंसान को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दे अक्सर यहाँ पे दे के सेंटेंस में एरर दी जाया करते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो कहा गया दोज हु ब्लेम, अब ये ब्लेम वर्ब है। अदर्स नाम का वर्ड ये ऑब्जेक्ट है, और बेशक ये ऑब्जेक्ट जो आपको मिला हुआ है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई हो सकता है। ठीक है, हुम का रिप्लाई हो सकता है। तो हुम जो है, whom do you blame, किसे ब्लेम करने की बात वहां पे हो रही है, तो बेशक ब्लेम करने की whom do you blame, आप किसे ब्लेम करते हैं, या फिर whom do they blame, जो है दे किसको ब्लेम करने की बात हो रही है, तो दे ब्लेम अदर्स। ठीक है, अदर्स को ब्लेम करने की बात हो रही है। whom का रिप्लाई है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई, इसके साथ एक प्रेपोजिशन ऑन देके ये एरर गिवन की गई है। जैसे ही बोलोगे दोज हु ब्लेम अदर्स नेवर सक्सीड इन देयर लाइफ, अप्लाई करोगे सेंटेंस आप लोगों का ओके हो जाना है। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। एक और देखो सेंटेंस, द थीफ begged to me not to call the police। ये एक सेंटेंस, द थीफ begged to me not to call the police। इस सेंटेंस में देखो, बेशक ये थीफ नाम का वर्ड जो है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, begged नाम का वर्ड वर्ब है। ठीक है, और वर्ब के बाद ये मी नाम का वर्ड पर्सन को बताने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। whom का रिप्लाई बनने के चांसेस इसके हैं। यदि ये whom का रिप्लाई है मी, तो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी, इसके बाद प्रेपोजिशन हट जाएगी। लेकिन यदि ये whom जो है whom का रिप्लाई नहीं है मी, तो whom का रिप्लाई नहीं है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी और फिर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, whom did the thief beg not to call the police, यानी कि थीफ ने किसको बैग किया, किससे प्रार्थना की, बैग की सेकंड फॉर्म है ये बैग्ड। ठीक है, किससे बैग की, किससे अपील की, प्रार्थना की उसने बेशक, तो द थीफ बैग्ड मी नॉट टू कॉल द पुलिस। तो ये बैग्ड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, whom का रिप्लाई है, whom का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव होगी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन टू को ड्रॉप कर देंगे। ये जो नॉट टू नाम का वर्ड है, ये नॉट टू नाम का वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन है, नॉट टू नाम का वर्ड कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद ये आपका इंपेरेटिव क्लॉज है, इंपेरेटिव क्लॉज। इस सेंटेंस को यदि डायरेक्ट स्पीच में हम देखें तो ये सेंटेंस बेशक ऐसे रहा होगा, द थीफ सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, काइंडली, या फिर जो है, ठीक है, ठीक है, काइंडली डोंट कॉल द पुलिस। ये सेंटेंस आप लोगों के सामने रहा होगा डायरेक्ट स्पीच में। तो हुआ क्या, सेड टू, काइंडली को भी ड्रॉप कर दे, अदरवाइज ये रिक्वेस्टेड की सेंस को शो कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस यहां पे ऐसे हो गया, डोंट कॉल द पुलिस, डोंट कॉल द पुलिस। ये इस तरीके से सेंटेंस आप लोगों का ये जो है डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, द थीफ सेड टू मी, थीफ ने मुझसे कहा डोंट कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल ना करें। तो ये जो सेंटेंस है, सेड टू को मैंने वर्ब में किस में चेंज कर दिया, बैग्ड में चेंज कर दिया सेकंड फॉर्म में।
क्योंकि उसने प्रार्थना ही की है कि डोंट कॉल द पुलिस। और थीफ बेशक मुझसे ऑर्डर तो नहीं करेगा, ठीक है, बेशक उसने बैग ही किया है, प्रार्थना की है, अपील की है उसने, तो बैग्ड में चेंज कर दिया। बैग्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हमें पता है इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू क्या हुआ करती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी, मी ऑब्जेक्ट आ गया, ये सीधा मी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। डोंट की वजह से सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। दो अलग अलग क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन नॉट टू आ गई, डोंट की वजह से नॉट टू कंजंक्शन आ गई, और बाकी जो ये इंपेरेटिव क्लॉज है कॉल द पुलिस, ठीक है, इस इंपेरेटिव क्लॉज को एज इट इज मैंने यूज कर लिया, अप्लाई किए, सेंटेंस आपका तुरंत ओके हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो कमेंट करते रहना। अब देखिए, चलिए और आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स did not answer, the students did not answer to the questions। एक सेंटेंस मैंने ये कहा, the students did not answer to the questions। इस सेंटेंस में देखो, did नाम का ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब, आंसर मेन वर्ब, राइट, और did के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बेशक सब्जेक्ट हो गया। द क्वेश्चंस नाम का वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई ये हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड द स्टूडेंट्स नॉट आंसर, व्हाट डिड द स्टूडेंट्स नॉट आंसर, यानी कि स्टूडेंट्स ने क्या आंसर नहीं किया, रिप्लाई मिला द स्टूडेंट्स डिड नॉट आंसर द क्वेश्चंस। तो ये जो द क्वेश्चंस है ये व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव होगी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में टू प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर दिया। लेकिन एक सेंटेंस ये देखो, द स्टूडेंट्स डिड नॉट, या फिर द स्टूडेंट्स हैड नो आंसर टू द क्वेश्चंस। एक सेंटेंस ये देखो, द स्टूडेंट्स हैड नो आंसर टू द क्वेश्चंस। ये सेंटेंस को हम चेक करेंगे, द स्टूडेंट्स हैड नो आंसर टू द क्वेश्चंस। इस सेंटेंस में देखो भी, बेशक ये स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट, एक ही वर्ब है इस सेंटेंस में, हैड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पोजेशन शो कर रहा है, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, ठीक है। और यदि हम देखें तो व्हाट का रिप्लाई है आंसर, ठीक है। What did the students not have? What did the students not have? यानी कि स्टूडेंट्स क्या हैव नहीं करते थे, तो रिप्लाई मिला द स्टूडेंट्स हैड नो आंसर। आंसर नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। अब व्हाट का रिप्लाई है तो ये जो ऑब्जेक्ट जब ये हो गया, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डिटर्मिनर है, तो ऑब्जेक्ट बनने की एबिलिटी किसको मिली है, नाउन प्रोनाउन को। तो अब आंसर नाम का वर्ड जो है वो सिचुएशन में यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन बन गया है, और जैसे ही नाउन हो गया तो हमें पता है ये टू प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब प्रेपोजिशन का पर्पस क्या है कि प्रेपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रिलेट कर देती है। तो ये टू प्रेपोजिशन क्वेश्चंस को किससे रिलेट कर रही है, आंसर से रिलेट कर रही है। वो कह रहा है कि द स्टूडेंट्स हैड नो आंसर टू द क्वेश्चन, किसके आंसर की बात वो कर रहा है, क्वेश्चंस के आंसर्स की बात कर रहा है। तो टू प्रेपोजिशन के द्वारा क्वेश्चंस को आंसर से रिलेट किया जा रहा है, और आंसर नाम का वर्ड जैसे ही नाउन बन गया तो अब इसके साथ एक प्रेपोजिशन टू का हमने यूज कर दिया। ये सेंटेंस आप लोगों का बिल्कुल ओके है। ये आंसर नाम की वर्ब भी मैंने आप लोगों को उस लिस्ट में अवेलेबल की थी जिसमें मैंने बताया था ये सेलेक्टेड वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो अपने बाद प्रेपोजिशंस की डिमांड नहीं किया करती हैं। तो जब ये वर्ब जो है सेंटेंस में आपको मिली, ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट का रिप्लाई है, प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर दिया, अगले ही सेंटेंस में हमने पाया
कि हैड नाम का वर्ड वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बनने की एबिलिटी नाउन को, तो नाउन मिल गया। तो जैसे ही आंसर नाम का वर्ड नाउन का काम करता है तो उसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज कर लेते हैं क्वेश्चंस नाम के प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को किससे रिलेट करने के लिए, आंसर से रिलेट करने के लिए। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एग्री? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी पैटर्न पर सेंटेंसेस। कई सारी बातें हैं अभी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, द मोर द क्वेश्चंस द मोर द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, द मोर द प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कि जल्दी से कंटेंट को खत्म करना है, कंप्लीट करना है। आपको होगी तो मुझे पता नहीं। ठीक है, और यदि आपको चैप्टर्स को जल्दी से कंप्लीट करने की जल्दबाजी है तो मेरा कहना है कि आप गलत जगह पे हैं, गलत चैनल पे हैं। ठीक है, आप कहीं और जाएं, कुछ और गुरुजी ढूंढे जो है, ठीक है, सो कॉल्ड, जो आपको जल्दी से 2-3 घंटे में चैप्टर को कंप्लीट करा के, ठीक है, वो आपको दे देंगे और फिर लाइफ में इंग्लिश से रिलेटेड कोई समस्या आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपको नहीं होगी। वो इस चीज़ का भरोसा भी आपको दिलाएंगे। ठीक है, तो उस भरोसे के साथ आप रहिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे इतना आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो है इसका एंड नहीं है भाई कोई, इन चैप्टर्स का एंड थोड़े ही ना है कोई। ठीक है, और मैं मानता हूं कि कम से कम हम अननेसेसरी चीजों को ना पढ़ें, तो कम से कम जो नेसेसरी चीजें हैं उनको तो एक जो है अच्छे लेवल तक हमें पढ़ना बनता है, और वो रिक्वायर्ड भी है। यही तो कारण है कि जो आज तक आप लोग इतने परेशान हैं, इतने हैरान रहते हैं कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी जो है सिलेक्शन नहीं, या फिर जो है आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कितने ही सारे टीचरों ने आप लोगों को जो है आपको एक तरीके से बिलीव करवाया, आपको ट्रस्ट करवाया, आपको ट्रस्ट में लिया उन्होंने कि दे आर देयर देन एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, कि वो हैं तो सब ठीक हो जाएगा, और आपने माना भी, और आप मानते हो, और हर स्टूडेंट ने अपने टीचर के कहे हुए को माना है आज तक। ठीक है, इंडिया में इतिहास इस बात का गवाह है, हर स्टूडेंट ने उसके टीचर को फॉलो किया ही है बेशक। ठीक है, और वो करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनको जो है ये होता है, ये हमारे कल्चर में है कि टीचर मीन्स ही इज अ परफेक्ट पर्सन। ठीक है, वो परफेक्ट है, और वो जो पढ़ाएगा वो जो है टू द पॉइंट पढ़ाएगा, और वो एग्जाम को आपके क्रैक करवा देगा, ये हम मानते भी हैं। इवन मैं तो देखता हूं कि जो है जब स्टूडेंट्स मेहनत भी कर रहे होते हैं, पढ़ने के बाद भी बहुत ईमानदारी से पढ़ भी रहे होते हैं, और सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, तो उनके माइंड में एक पॉइंट भी ऐसा नहीं आता कि उनके टीचर को लेके उनके माइंड में कहीं क्वेश्चंस उठते हो कि टीचर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। नहीं, वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने जितनी दुनिया को देखा, दिखाया गया उनको, उसको ही वो उन्होंने कंप्लीट मान लिया है। उन्होंने चैप्टर को इतना पढ़ाया तो उन्होंने मान लिया कि यही है, इतना पढ़ा है तो यही है, और ज्यादा पढ़ा है तो वही है, और बिल्कुल 4 पेज पे 2 पेज पे चैप्टर को खत्म करवा दिया, तो उन्होंने तब भी यही माना कि बस यही हद है और हद पार हो चुकी है। तो वो कभी भी टीचर का नाम कभी ले ही नहीं पाते कि कहीं गलती, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाने वाले की वजह से ये गलती रह गई हो, हम तो ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैटर करती हैं, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहें। ठीक है, सेंटेंसेस में, प्रैक्टिस में मैं कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपने तरीके से जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, इसमें बार बार नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है, एक ही बार आप चीज़ों को डिस्प्ले करते हो, बेहतर तरीके से हम डिस्प्ले कर दें तो वो फ़ायदेमंद रहा करता है। ठीक है, क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा लोगों की है ना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, कितने ही लोग आ सकते हैं, कितने ही लोग उसको देख सकते हैं, दुनिया में कोई भी देख सकता है। तो क्या मतलब, आप क्या सोच रहे हो, दुनिया को क्या दिखाओगे, क्या कहोगे कि तुमने क्या पढ़ाया था वहां पे। ठीक है, 5, 10, 15 साल के बाद तुम्हारे आने वाली जनरेशन को क्या दिखा पाओगे इन वीडियोस को? क्या ऐसा तुम दे रहे हो? यदि ऐसा दे रहे हो तो ठीक है, फिर तुम सही जा रहे हो। ठीक है, और यदि तुम्हारी आने वाले जनरेशन
वो फोर्थ स्टूडेंट स्टैंडर्ड का बच्चा ही तुम्हें ये कहने लग जाए कि क्या तुमने खाक बन पढ़ाया था, पागल बनाया तुमने बच्चों का। और किस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे आप? ज्यादातर स्टूडेंट ग्रेजुएटेड थे, उनको पढ़ाया करते थे। और क्या पढ़ाया तुमने? तो क्या मुंह दिखाओगे आप अपने आप को? ठीक है, तो मैं तो भाई अपने आने वाले टाइम का इंतजाम कर रहा हूं, तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तुम देख लो। सही है, चलो भाई देखो, मैं कह रहा हूं सेंटेंस, द फॉलोवर्स डिड नॉट access to the monk। एक सेंटेंस, the followers did not access to the monk। ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है, और एक सेंटेंस और यहां पे देख लेते हैं, the followers had no access to the monk। The followers had no access to the monk। इन सेंटेंसेस में देखना, दोनों सेंटेंसेस को समझना। अब यहां पे देखो, डिड नाम का ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब, राइट, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया। और बेशक ये मॉन्क, साधु महात्मा, जो एस्थेटिक पर्सन होता है, बेशक ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हुम का रिप्लाई है। ठीक है, हुम का रिप्लाई है। ठीक है, कैसे हुम का रिप्लाई है? हुम डिड द फॉलोवर नॉट एक्सेस। फॉलोवर्स ने किसे एक्सेस नहीं किया, या किसको एक्सेस नहीं कर पाए, किसको जो है वो किस तक या किसे पहुंच नहीं पाए, किस तक पहुंच नहीं पाए, तो रिप्लाई मिला द फॉलोवर्स डिड नॉट एक्सेस द मॉन्क। हुम का रिप्लाई है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन टू को सेंटेंस में से ड्रॉप कर देंगे, अप्लाई करोगे सेंटेंस सही होगा। जबकि अगले सेंटेंस में हैड नाम का वर्ड वर्ब, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नाउन, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए डिटरमिनर, और जैसे ही एक्सेस नाउन बन गया तो अब ये प्रेपोजिशन नाउन से पहले आई है, प्रेपोजिशन का नाउन हो गया, और ये टू प्रेपोजिशन मोंक नाम के नाउन को एक्सेस नाम के नाउन के साथ रिलेट करने के लिए यूज की गई है। ये सेंटेंस आप लोगों का बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम ऐसा करो कि जो है तुम्हें खुद डाउट ना हो कि हाँ तुमने ये जो काम किया है वो किया भी है या नहीं किया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, तुम्हें खुद को ही डाउट हो जाए कि तुमने वो काम किया भी है या नहीं किया, क्या फायदा है ऐसी चीजों का? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लेके आओ। ठीक है, डिफरेंट ही चलेगा। ठीक है, सिमिलर चीजें थोड़े ही ना चलेंगी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, जो गुर्दा रखता है वही जिएगा भाई, कहा था किसी ने किसी मूवी में। समझ रहे हो ना, जो गुर्दा रखता है वही जिएगा। और तुम देख लो, अब तुम गुर्दा रखते हो तो जॉब ले जाओगे। ठीक है, तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ठीक है, वो गट्स नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, आज के मोटिवेशनल कोट में मैंने बताया है। ठीक है, तो फिर बात नहीं बनने वाली, ये सीधी स्पष्ट बात है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज है ये, जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन बदल लो। ठीक है, आने वाली जनरेशन को एक बेहतर जो है दुनिया दे के जाओ, बेहतर देश दे के जाओ। ठीक है, जो जिसमें जो ठीक है, जो सही है, उसको प्रायोरिटी मिले, उसी को जो है वो आगे बढ़ें। जो फालतू के हैं, जो बिना बात की बातें होती हैं, वो साइड लग जाएं। ऐसा सा कुछ दे के जा रहे हो तो आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने देश के प्रोग्रेस में और यूनिटी में। अदरवाइज तो बस ऐसे ही पैदा हुए, ठीक है, ऐसे ही जिए और ऐसे ही चले गए। ठीक है, कितने सारे लोग ऐसे ही चले गए और कितने ही तैयारी कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो आप उनमें से मत बनना कभी भी। देखो नेक्स्ट, देखो सेंटेंस,
You can contact to me. Anytime. If you feel it urgent, you can contact to me anytime if you feel it urgent. ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है। इस सेंटेंस से देखो, ये मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहता है एक्टिव वॉइस में। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom का रिप्लाई है, whom कैन यू कॉन्टैक्ट एनी टाइम, whom कैन यू कॉन्टैक्ट, किसे या किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप एनी टाइम इफ यू फील इट अर्जेंट। यदि आपको ये अर्जेंट लगता है तो रिप्लाई मिला यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो मी ऑब्जेक्ट हो गया, whom का रिप्लाई है, वर्ब ट्रांजिटिव होगी, प्रेपोजिशन टू को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फील नाम का वर्ड जो है ये वर्ड लिंकिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का भी वर्क कर रही है, ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है तो अर्जेंट नाम का एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का यूज किया करते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो रही है, ठीक है, और जो है एक तरीके से लिंकिंग वर्ब का भी वर्क कर रही है। सेंटेंस आप लोगों का बेशक ओके हो गया है। अब देखो एक सेंटेंस ये मैं कह रहा हूं, राम मैरिड ब्लैंक सीता। ठीक है, और सीता मैरिड ब्लैंक राम। फिर उसके बाद देखो एक सेंटेंस में कह रहा हूं, राम इज मैरिड ब्लैंक सीता, और एक सेंटेंस है सीता इज मैरिड ब्लैंक राम। ये डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को अवेलेबल किए। देखना जरा भी, ध्यान देना। सबसे पहले तो ये जो केस मैं आपको बता दूं कि मैरी नाम की वर्ब का केस है, मैरी वर्ब का केस है, ठीक है, या फिर ये कहे मैरी नाम के वर्ड का केस है। अब ये मैरी नाम का वर्ड एक तो होता है वर्ब होता है, और जब भी ये वर्ब होता है तो ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ये मैरी नाम का वर्ड नेचर या रोल प्ले करता है किसका भी, एडजेक्टिव का भी ये जो है नेचर होता है। इसका दो अलग अलग नेचर होते हैं मैरी नाम के वर्ड के, एक तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, आप लोगों को पता है, और एक मैरी नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव भी हुआ करता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैरिड नाम का वर्ड वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, और मैरी नाम की वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है, क्योंकि ये मैरी नाम की वर्ब यहाँ पे ये भी डूअर होता है, और सीता ये भी क्या है, ये भी डूअर है। और हमें पता है कि ये सीता जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, whom का रिप्लाई है, whom did राम मैरी, whom did राम मैरी, यानी कि राम ने किससे शादी की, तो रिप्लाई मिला राम मैरिड सीता। ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यहाँ पे भी मैरिड नाम का वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, whom did सीता मैरी, सीता ने किससे शादी की, तो सीता मैरिड राम, ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। अब अगले सेंटेंस में देखो, ये सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस में ही है। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से किसी को कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, बी बेस वर्ब के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैरी नाम की वर्ब कैन नेवर एग्जिस्ट इन पैसिव वॉइस, ठीक है। मैरी नाम की वर्ब जो है वो कभी भी पैसिव वॉइस में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है? क्योंकि
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एक जो डूअर हो और डूअर के द्वारा वर्ब को किसी रिसीवर के लिए किया जा रहा हो। जो वर्ब होती है, जो एक्शन होता है वर्ब, उसका इफेक्ट जब किसी रिसीवर पे पड़ रहा हो, रिसीवर वर्ब का जो एक्शन है उसका इफेक्ट जब रिसीवर ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है, तभी जो है ये आपकी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मैरी नाम की जो वर्ब होती है ना, इसमें ये डूअर तो है ही, ये डूअर तो है ही, साथ के साथ ये सीता जो है ये भी डूअर हुआ करती है, ठीक है, क्योंकि मैरी के केस में जो वर्ब है उसमें दोनों ही तो डूअर होंगे। जब भी शादी होती है तो दोनों जो जेंडर होते हैं, दोनों जो जेंडर के पर्सन्स होते हैं, वो दोनों डूअर हुआ करते हैं, ठीक है। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैरी के केस में सब्जेक्ट ही डूअर है, जिससे शादी हो रही है वो डूअर है ही नहीं, वो इनएक्टिव है, ठीक है, या फिर वो रिसीवर है, या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो डूअर है, या फिर सब्जेक्ट डूअर नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों डूअर होते हैं, ठीक है। ए वेड्स बी मैं कह रहा हूं या ए मैरीज बी मैं कह रहा हूं तो ए भी डूअर है, बी भी डूअर है, दोनों के दोनों डूअर होते हैं। और जब दोनों डूअर हैं, कोई रिसीवर है ही नहीं, तो पैसिव वॉइस में इसका बदलना पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव हुआ करता है। तो मैरिड नाम का वर्ड एडजेक्टिव बन जाया करता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अच्छा, मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव, ये तीन ही जो हैं आपके जो है कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ये नाउन क्यों नहीं, ये नाउन होता ही नहीं, क्योंकि नाउन तो जो है वो मैरिज होता है, प्रोनाउन बेशक नहीं है, तो मैरिड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद ये ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रेपोजिशन का, और ये प्रेपोजिशन इस सीता नाम के ऑब्जेक्ट को किससे रिलेट कर रही होगी, बेशक मैरिड नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रही होगी। तो जब मैरिड एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ एक प्रेपोजिशन टू आती है, यहां पे भी बी बेस वर्ब के फॉर्म के बाद ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के साथ ये जो प्रेपोजिशन आती है मैरिड नाम के वर्ड के साथ, वो प्रेपोजिशन यहां पे नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं, लेकिन जब मैरिड नाम का वर्ड एडजेक्टिव है तो इसके साथ एक प्रेपोजिशन टू का यूज किया करते हैं। ये केस आपका बनता है, ठीक है। बहुत सारी बुक मैंने देखी हैं जिसमें मैरी के साथ जो है प्रेपोजिशन विद भी दे रखा है, ठीक है। एक भाई साहब ने, एक राइटर ने तो हद कर दी, जब मैंने वहां पे देखा कि उन्होंने कुछ ऐसे से एक्सप्लेन कर रखा था कि जब कोई, यहां पे देखो मैरिड नाम का ये वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, इस एडजेक्टिव के साथ ये मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है ना राम, तो ठीक है, पुल्लिंग को बताता है, तो उसने कह रखा था कि मैरिड के बाद जब मैस्कुलिन जेंडर हो तो टू ले आना, और जब ये फेमिनिन जेंडर हो, जैसे सीता है फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर हो तो फिर क्या लेके आना, विद लेके आना। ये दो अलग अलग प्रेपोजिशन इस तरीके से वहां पे बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, नोट बना के, ठीक है, उसने नोट बना रखा है कि ध्यान दें कि जो है यदि मैरिड नाम के वर्ड के बाद में जो नाउन है, यदि वो मैस्कुलिन जेंडर हो तो टू का यूज करें, और फेमिनिन जेंडर हो तो विद का यूज करें, ठीक है। ऐसी ऐसी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को सो कॉल्ड जो इंडियन राइटर्स हैं उनकी बुक्स में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और ऐसी चीजों पे हमें ट्रस्ट भी बहुत जल्दी से हो जाता है, बड़ी बात तो ये है, ठीक है, ऐसी बातों पे हमें ट्रस्ट तुरंत जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को भी लगता है कि यार ये तो बहुत पहुंचा हुआ टीचर है, मतलब भाई, ठीक है, मतलब देखो इसने कितना मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है चीजों को, ठीक है, कितना बारीकी से इसने जाना है। देख लो, इसने तो जेंडर को ही डिफरेंशिएट कर दिया, इसने तो वेरिएशन, मतलब वेरिएशन की हद तोड़ दी, मतलब, ठीक है, और इतना जबरदस्त मतलब नॉलेज, माशाल्लाह, ठीक है। ऐसा सब कुछ उनके टंग से निकलता है कि भाई साहब ने जेंडर भी अलग अलग होते हुए भी बता दिया कि कौन कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। वाह गुरुजी वाह, मतलब इस तरीके का, ठीक है, एक स्लोगन जो है आप लोगों के टंग से निकलता है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी बातें स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत मतलब साधु सन्यासी, और ये तो
मतलब परमात्मा को पा लिया हो जैसे इन्होंने, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये चीजें, ठीक है। सारी की सारी ये इतनी सी नॉलेज है, पढ़ी लिखी बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। 1 साल में अच्छी तैयारी हो जाती है, 1 साल में अच्छा टीचर बना जा सकता है, 2 साल में और महारत हासिल की जा सकती है, 3 साल में तो यदि तुम चाहो तो ऐसा बना जा सकता है कि जो है आप अपनी स्टेट में तो कम से कम आप सभी को डिथ्रॉन कर दें, और भी मेहनत करें तो और भी आगे तक जो है रैंक आप ले सकते। ये कुछ बातें नहीं है, ये कोई नॉलेज नहीं है, ये पढ़ी लिखी चीजें हैं, लेकिन सही तरीके से पढ़ना मैटर करता है, ठीक है। कि किस पॉइंट तक आप जा रहे हो, आपके एक्सप्लेन करने का मेथड क्या है। प्रेपोजिशंस कभी भी पूरी इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशंस कभी भी जेंडर बेस्ड नहीं होती हैं। जेंडर के आधार पे कभी भी प्रेपोजिशंस को आप चेंज कर ही नहीं सकते, इस बात को तय कर लेना, ठीक है। नाउन का जेंडर तय नहीं करेगा कि अलग अलग प्रेपोजिशंस कौन सी आएंगे, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब मैरिड एडजेक्टिव हो जाता है तो मैरिड टू होता है, और ये रिलेशन शो करता है टू प्रेपोजिशन, सीता नाम के प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का किसके साथ, मैरिड नाम के एडजेक्टिव के साथ। ये सिचुएशन कंडीशन हुआ करती हैं, तो सावधान रहें। चीजें क्या हैं, किस तरीके से उनको देखना है, जानना है, समझना है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मैं चेक कर लेता हूं सब कुछ ओके है, यस। चलो तो देखो और आगे चलते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, they have faced with strong criticism। किसी भी लाइफ में देखना, किसी भी कंट्री में देखना, ठीक है, झूठ के फैलने की जो स्पीड होती है ना, वो कई गुना ज्यादा होती है सच्चाई के कंपैरिजन में। सच जो होता है वो बहुत स्लो, उसकी स्पीड जो है वो टॉर्टोइज के माफिक होती है, एक कछुए की तरह होती है, ठीक है। वो बहुत धीरे धीरे सच्चाई पता चलते चलते चलती है। एजुकेशन आप लोगों को ट्रुथ से अवेयर कराती है, ठीक है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ऐवे ही नहीं है कि बस वैसे ही ट्रुथ का पता चले लोगों को, रियलिटी का पता चले, इतने वो अवेयर हो जाएं। लेकिन झूठ जो होती है, झूठ की स्पीड भाई, ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है ना, समझते हो, तुम साइंस पढ़े होगे, ठीक है। लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड कहीं ना कहीं झूठ की है। मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं इस दुनिया में, थोड़ा बहुत जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो झूठ की स्पीड तो भाई पूछो ही मत, ठीक है। यदि कोई साइंटिस्ट आगे आए तो सबसे ज्यादा जो स्पीड हो, ना साउंड की स्पीड है ना लाइट की स्पीड है, सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो झूठ की स्पीड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में आए तो लिखना मत कि झूठ की स्पीड ज्यादा है, नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि अब ये प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन अपने माइंड में रखना कि हाँ ये क्वेश्चन बताया था, सही मायने में तो स्पीड जो सबसे ज्यादा वो झूठ की है, लेकिन जो डेटा अभी तक साइंटिस्ट ने प्रूव किया आप उसी पे विश्वास रखना। चलो, दे हैव फेस्ड विद स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। they are faced with strong criticism। ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। इसमें देखो फेस्ड वही वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो वर्ड है बेशक ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ड का रिप्लाई है, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, प्रेपोजिशन विद को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आर बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद फेस्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि फेस कौन कर रहा है, दे कर रहा है, दे डूअर है, और डूअर है तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो गया, और एक्टिव वॉइस में बी बेस वर्ब के फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया, और ये स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म नाम का जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन विद के बाद आया है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रेपोजिशन स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म नाम के नाउन को फेस्ड नाम की इस एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रहा है। सेंटेंस ये बिल्कुल ओके है।
तो जब फेज्ड नाम का वर्ड एडजेक्टिव हो जाए तो इसके साथ यूज कर देना, विद प्रेपोजिशन को यूज कर देना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। ठीक है, समझ गए होगे। चलिए तो और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। और सेंटेंस देखो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ सेंटेंस और जान लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट ही हो जाएगा और हम डिफरेंट केस की ओर बढ़ जाएंगे। फिर अगली क्लास में हमको इसके बारे में फिर से मेंशन करना नहीं पड़ेगा और सेंटेंस इससे रिलेटेड डिस्कस नहीं करने पड़ेंगे। दैट्स वाई कुछ जो सेंटेंस और बचे हैं वो भी देख ले। बेशक आज की क्लास 10 मिनट ज़्यादा लंबी हो जाएगी और दिनों की क्लास से, क्योंकि मेरी कोशिश रहती कि 1 घंटे की ही क्लास हम लोग रखते हैं। ठीक है, लेकिन आज क्योंकि कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहीं आज 10 मिनट और इस पे वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है वी विजिटेड टू द हिल स्टेशन लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में देखो विजिटेड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, और ये हिल स्टेशन नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, वो चेक करेंगे। हुम का रिप्लाई बिल्कुल नहीं हो सकता, रिप्लाई होगा तो ये व्हाट का रिप्लाई होगा। ठीक है, अब हमने देखा व्हाट डिड वी विजिट लास्ट ईयर। ठीक है, व्हाट डिड वी विजिट लास्ट ईयर, यानी कि हमने लास्ट ईयर क्या विजिट किया, तो रिप्लाई मिला वी विजिटेड द हिल स्टेशन। हिल स्टेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई है, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। प्रेपोजिशन टू को हमने सेंटेंस में से ड्रॉप कर दिया, लेकिन एक सेंटेंस में कह रहा हूं वी मेड अ विजिट टू द हिल स्टेशन लास्ट ईयर। वी मेड ए विजिट टू द हिल स्टेशन लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में देखो मेड नाम का वर्ड वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन होता है तो ये नाउन हो गया है, और आर्टिकल जो आता है वो नाउन के लिए ही आया करता है। सही है, और ये नाउन हो गया। और ये हिल स्टेशन नाम का वर्ड ये भी नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये टू प्रेपोजिशन हिल स्टेशन को विजिट नाम के नाउन के साथ आपस में रिलेट करने के लिए यूज किया गया है। ये सेंटेंस आप लोगों का ओके हो चुका है। ठीक है, और देखो द थीफ अटैक्ड on the passerby with a sharp knife। एक सेंटेंस ये देखो जरा, the thief attacked on the passerby with a sharp knife। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना इसके भाई, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना। इस तरीके से पढ़ाऊंगा प्रेपोजिशन कि प्रेपोजिशन ये जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ये लाइफ में द बेस्ट प्रेपोजिशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी ये प्रेपोजिशन की ये वीडियो एज इट इज आप लोगों को मिलेगी, चैनल पे रहेगी। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आगे आने वाले टाइम में प्रेपोजिशंस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट ना रहे। यदि रिक्वायरमेंट हो भी है तो 1 साल 2 साल बाद एक वीडियो और बना दी एडिशन में बस वही काम करेगी, वही चलेगी जो है कभी तक। यही वीडियो आप मेरी जो है चैनल पे जब भी पाओगे तो यही वीडियो पाओगे, परमानेंटली जो है यही वीडियो आपको मिल ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा इस
जो है चैप्टर को और बाकी सभी चैप्टर्स को भी बेशक, ठीक है। तो अटैक्ड नाम का वर्ड ये वर्ब, राइट, वर्ब से पहले ये थीफ नाम का वर्ड जो है ये सब्जेक्ट हो गया। ये द पासर बाय नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पर्सन को बता रहा है ना भाई, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम का रिप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन करो, whom did the thief attack with a sharp knife? थीफ ने किसको अटैक किया शार्प नाइफ के साथ में? तो रिप्लाई मिला द थीफ अटैक द पासर बाय विद ए शार्प नाइफ। हुम का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ये सारी वर्ब उस लिस्ट में मैंने आप लोगों को दे रखी हैं, सारी वर्ब्स उस लिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको लिस्ट दे दी थी, सेकंड या थर्ड लेक्चर में, ठीक है। तो ऑन को हमने ड्रॉप कर दिया, और ये विद ए शार्प नाइफ, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो है ये फ्रेज है और ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? बेशक अटैक्ड नाम की वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि अटैक किया है विद ए शार्प नाइफ, ठीक है। विद ए शार्प नाइफ नाम का वर्ड अटैक नाम की वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एक सेंटेंस ये देखो, द थीफ मेड एन अटैक on the passerby, on the passerby with a sharp knife करके सेंटेंस आपको गिवन किया है। इस सेंटेंस में केस समझ लो बस, सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और अटैक जो है ऑब्जेक्ट, नाउन, सिंगुलर नाउन है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है। जैसे ही अटैक नाम का वर्ड नाउन हो गया, तो अब उसके साथ एक प्रेपोजिशन अटैक ऑन समवन होता है, अटैक ऑन समवन होता है। अटैक जैसे ही नाउन हो जाता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन ऑन आती है, और ये प्रेपोजिशन पासर बाय नाम के नाउन को अटैक नाम के नाउन के साथ आपस में रिलेट कर रहा होता है। ये प्रेपोजिशन का नाउन है, प्रेपोजिशन रिलेट करती है नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ। ऑन पासर बाय, पासर बाय, ऑन पासर बाय क्या हुआ है? अटैक हुआ है ऑन पासर बाय, ठीक है। तो जब अटैक नाउन है तो फिर उसके साथ प्रेपोजिशन ऑन का यूज कर लेते हैं। जब अटैक वर्ब है तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यही बात विजिट नाम की वर्ब और नाउन के साथ रहा करता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, अटैक के साथ ऑन होता है जब नाउन आता है, और विजिट के साथ प्रेपोजिशन टू होती है जब वो नाउन हुआ करता है। ठीक हो गया? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ओके, चलिए तो कुछ और वर्ड्स जो बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। फेस मैंने आप लोगों को बता दिया। एक सेंटेंस ये देखो, वी वुड नेवर वायोलेट टू हिज ट्रस्ट। एक सेंटेंस, वी वुड नेवर वायोलेट टू हिज ट्रस्ट। और एक लास्ट सेंटेंस और मैं आपको बता रहा हूं, टू वायोलेट देयर सैंक्टिटी। एक लास्ट सेंटेंस ये है, टू वायोलेट देयर sanctity was one of the greatest crimes. Sanctity was one of द ग्रेटेस्ट क्राइम्स। ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस आप लोगों को गिवन किए हैं। देखो भाई, वुड नाम का ये वर्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वायलेट होता है ब्रेक करना, खंडन करना, ठीक है, रिफ्यूट करना, ये सब्जेक्ट हो गया, राइट, और ये वर्ब हो गई। वर्ब के बाद हिज ट्रस्ट। अब हिज ट्रस्ट यानी कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के ऊपर पोजेशन शो करता है, तो ये नाउन जो है ऑब्जेक्ट बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी।
है तो ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट का रिप्लाई नहीं है हिज ट्रस्ट तो इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वुड वी नेवर वायोलेट, किसे वायोलेट ना करने की बात वो कर रहा है, किसे ब्रेक ना करने की बात कर रहा है, तो वी वुड नेवर वायोलेट हिज ट्रस्ट। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन टू को ड्रॉप कर देंगे, सेंटेंस ओके हो गया। लेकिन यहां पे देखो टू प्रेपोजिशन है और वायोलेट क्या है, V1, और 2 प्लस V1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटिव होता है। और ये इन्फिनिटिव जो होता है ना, नाउन होता है, नाउन के इक्विवेलेंट होता है, और नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है। हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटिव या जिरंड, इन्फिनिटिव या जिरंड, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ करता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, ठीक है। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल नाउन मिलता है, ठीक है। कई सारे क्राइम्स में से वन की बात हो रखी होती है। और बड़ी बात देखो, यहां पे वायोलेट नाम का जो वर्ड है ना वर्ब, उससे पहले ये जो टू आया है, अभी मैंने बताया ना वायोलेट के साथ जो है टू को ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये वर्ब थी। लेकिन 2 प्लस V1 ये जो है ये इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू आ सकता है, ठीक है। वायोलेट नाम के वर्ब के पहले टू प्रेपोजिशन आ सकती है, क्या करने के लिए, उसको इन्फिनिटिव बनाने के लिए। तो यहां पे 2 प्लस V1 ये इन्फिनिटिव बन रहा है, और कंप्लीट वर्ब से पहले ये जो वर्ड है ये इन्फिनिटिव है, नाउन के इक्विवेलेंट होता है, सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब भी हम लोग जो है उसके साथ जो यूज करेंगे वो बेशक सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जल्दी से मुझे रिप्लाई करें कि यहां तक जो मैंने आप लोगों को बताया है क्या वो ओके है, क्या आप एग्री कर रहे हो जो भी अभी तक आपके सामने रहा है। यस, जल्दी से बताओ भाई। यस, सही हो गया। एक सेंटेंस और देख लो, एक सेंटेंस ये देखो, इन स्पाइट ऑफ द रेन वी enjoyed आर जर्नी। एक सेंटेंस ये, डिस्पाइट ऑफ द रेन वी enjoyed आर जर्नी। ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस है। ये मैंने सेंटेंस क्यों लिखवाया, क्योंकि थोड़ा ध्यान हो यदि आप लोगों को, तो इन स्पाइट ऑफ नाम का वर्ड, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को इसी वर्ब्स की लिस्ट में लिखवाया था, और मैंने अंडरलाइन किया था इन स्पाइट ऑफ को कि ये वर्ड जो होता है ये प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। और इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू ही क्या हुआ करता है, डिस्पाइट हुआ करता है। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्पाइट होता है। अब हमेशा ध्यान रखना, इन स्पाइट ऑफ के मिलने से ही जब डिस्पाइट बनता है, तो इन सब के मिलने से डिस्पाइट बना है, तो इसके अंदर ऑलरेडी ऑफ है, तो डिस्पाइट के साथ हम क्या यूज नहीं करते हैं, ऑफ का यूज नहीं किया करते हैं, ठीक है। और ये दोनों की दोनों ही नेचर में प्रेपोजिशन हुआ करती हैं। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये दोनों प्रेपोजिशन होती हैं। और जान लें इसके साथ एक कंजंक्शन होती है, दो या तो ऑल दो, दो या तो ऑल दो, ठीक है, दो, ऑल दो या फिर वाइल। ये जो तीनों वर्ड है ना, ये तीनों वर्ड नेचर में कंजंक्शन होते हैं, तीनों वर्ड नेचर में कंजंक्शन है। और जो मीनिंग इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का जो मीनिंग होता है, वही मीनिंग किसका हुआ करता है, दो, ऑल दो या तो वाइल का हुआ करता है। मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, कौन मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंस होता है। आगे चल के मैं इसको डिटेल भी करूंगा, आप लोगों को बेफिक्र हो जाएं। ये दो, ऑल दो, वाइल ये कंजंक्शन होती हैं, और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। बस फर्क ये है कि प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेती है, नाउन लेती है, और कंजंक्शन के बाद कंप्लीट क्लोज मिला करता है। डिस्पाइट के साथ क्या ड्रॉप कर देंगे, ऑफ को ड्रॉप कर देंगे। डिस्पाइट द रेन वी एंजॉयड आवर जर्नी,
ऐसे हम बोलेंगे। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो गई आज की वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लगे रहें, जुड़े रहें, नोट्स बनाते रहें, अच्छे से इंजॉय करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।